मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोगों का सिलेबस पीछे चल रहा है क्योंकि ये वाला बैच काफी लेट स्टार्ट हुआ था, राइट। बाकी बैचेस अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे मेरे, उसमें तो सही चल रहा है सिलेबस, बट तुम्हारे वाले बैच में थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही पीछे चल रहा है वैसे तो। वो ज्यादा पीछे चल रहा है, तो प्लीज आपको थोड़ा सा कोप अप करना पड़ेगा टीचर्स के साथ, जब टीचर्स आपको कराएंगे। अभी तक मैंने आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बोला जो बोला कि खुद पढ़ लेना, बट इन फ्यूचर मतलब आने वाले दिनों में शायद मैं आपको बोलूंगी जो ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ मतलब मेरे ना कराने से भी काम चल जाएगा, जैसे कोई चीज ध्यान रखने वाली है ना, कोई चीज एनसीईआरटी में है, यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो वो मैं आपको बोल सकती हूँ कि बेटा आप इसको कर लीजिएगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस कराना है, बिकॉज दिसंबर में तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों की शायद मोस्ट प्रोबेबली, शायद तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी फिर लगानी पड़ेंगी। इस संडे को तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बट शायद नेक्स्ट वीक से जो है मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी संडे को कंडक्ट करूँ 2-2 घंटे की, टू कंप्लीट द सिलेबस, है ना। अदरवाइज नहीं पाएगा सिलेबस, टाइम पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। खैर आज हम आगे वाला स्टार्ट करते हैं। सो यस, पेपर डिस्कशन, डोंट वरी, मैं करा दूंगी पेपर डिस्कशन। आप लोगों का अगर कोई पेपर हुआ है देन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मेरे को डिस्कस कराना एज अ टीचर। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कल मैं सबसे पहले आती पेपर डिस्कशन कराऊंगी, एंड आप लोग देखिएगा आप लोग कैसे क्वेश्चन करके आए थे एंड मैं कैसे अप्रोच करूंगी, ठीक है। ओके, तो आज मैं डी ब्लॉक के साथ ही कंटिन्यू करूंगी। डी ब्लॉक में आज हमें क्या पढ़ना है, आगे वाली चीजें पढ़नी है, राइट। आगे क्या, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारी रह गई थी, कौन सी प्रॉपर्टीज रह गई थी, जैसे कलर डायंस, जैसे मैं आज बताऊंगी ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, एलओए फॉर्मेशन भी करते हैं, तो ये सब मैं जो है डिस्कस करूंगी। और भी हमें लाइक मेटल के ऑक्साइड्स भी जो है हमें डिस्कस करना है, और हमारे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 भी स्टार्ट कर देंगे, बट सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था, आई गेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना हो गया था। बेटा प्लीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जैसे मैंने पढ़ाया था। आयनाइजेशन एनर्जी वाले सवाल के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो तुम्हें चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोगों को आनी चाहिए। और क्या करवाया था मैंने, और क्या करवा दिया था मैम? वो स्पिन वाला फॉर्मूला, मैग्नेटिक मूवमेंट, यस मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो, अगर मान लो आंसर रूट में पूछा जाएगा तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 के आसपास, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8। लेकिन एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आज मैं कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा। वहां पे अप्रोक्सीमेशन से नहीं पता चलेगा, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, वैसे कम आते हैं ऐसे, बट अगर आ गया और तुम्हें आइडिया नहीं होगा एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि वो एक आंसर देते हैं, रेंज नहीं देते हैं मेंस में, तो हो सकता है फिर तुम्हारे वो गलत होने के वहां पे चांसेस रह सकते हैं, वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है बेटा 2024-25 के, मैंने अभी तक शायद तुम लोगों को 2 DPP भेज दी है ना, भेज दी ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आज मैं थर्ड वाली भी भेज दूंगी। चलिए ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। गुरविंदर मयंक है क्या क्लास में? यस मैम। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे 2024 और 25 के सवाल है। अमंग स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर बोला द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। तो तुम लोग मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका है?
बताओ। देखो नहीं पढ़ोगे तो मैं सिलेबस नवंबर क्या अक्टूबर में खत्म करा दूंगी। मैम सबसे ज्यादा है मैग्नीज। मैग्नीज। आर यू श्योर? कोबाल्ट एनसीईआरटी। का मैं हाँ जी मेरा बेटा, किसने बताया? कोबाल्ट में कोबाल्ट। वेरी गुड रविंदर, प्राउड ऑफ यू बेटा। रविंदर ने बिल्कुल सही बताया है, कोबाल्ट की होगा। जरा तुम पढ़ के क्या आते हो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। क्या पढ़ के आते हो? तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा इजी क्वेश्चन करने से तुम्हारा जेई निकल जाएगा क्या? क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। जितना स्लो मैं करा रही हूँ ना, तभी पीछे चल रहा है सिलेबस। आप भूल गए? जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, स्कैंडियम से आगे की तरफ जाते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ना चाहिए बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या बताया था मैंने, भूल गए? मैग्नीज में तो क्या था, याद करो, डिप आ रहा था ना मेल्टिंग पॉइंट में, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे ज्यादा हो गया? कैसे ज्यादा हो गया? मैग्नीज का तो डिप होगा। और अगर बाकियों को कंपैरिजन करोगे, कोबाल्ट, कॉपर और स्कैंडियम को, तो कोबाल्ट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको कोबाल्ट +2 में बताना है, तो 3d7। और जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3.8 के आसपास आ जाएगी। और नियरेस्ट बताना है तो आपको यहाँ पे 4 लिख के आना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आसान, यहाँ से बनेंगे ही ऐसे सवाल। ठीक है, बोलिए सारे बच्चे। भाई पढ़ना पड़ेगा यार, अगर तुम सोचो कि ऐसे ही काम बन जाएगा तो फिर ऐसे, तो फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, स्कूल का इवन एनसीईआरटी भी पढ़ रखी होती तो भी कर लेते तुम ये सवाल। अब तुम्हें पैराग्राफ थोड़ी ना लिखने के लिए बोलेंगे जेई में कि चलो भाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे 4 लाइनें लिख दो, ऐसे थोड़ी ना आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 पर करो। मैम मनप्रीत कौर को ज्वाइन कर रहा है मैम, उसे ऐड कर लो आप। कौन कर रहा है? मैम मनप्रीत कौर के नाम से। एक मिनट, पता नहीं मेरे आ नहीं रहा शो। हाँ अब हुआ है शो, आ ही नहीं रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो। गुड इवनिंग मनप्रीत। दिव्या तिर्की और दिव्या दोनों आ गए हैं क्या? यस मैम। ओके, तुम दिव्या तिर्की हो क्या? हैं? नो मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ क्या होगा, कैसे करना है ये क्वेश्चन बस। हाँ प्रतीक बताओ मेरे को। ओके हरमनजोत बताओ। प्रतीक, किसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन? बताओ जी। क्रोमियम का होगा। वेरी गुड, क्लैपिंग, अप्रिशिएट करना है। पहले रविंद्र ने भी बिल्कुल सही बताया था, प्रतीक ने भी बिल्कुल सही बताया। क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन आपको पता है इनमें एक्सेप्शंस होती हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 3d5 4s1। इधर देखो, आपका हो सकता है दिमाग यहाँ घूमे में मैग्नीज की ज्यादा होगी, बट यहाँ पे चेक करो 3d5 4s1। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा, और अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो स्टेबल हाफ फील्ड से निकलेगा। तो हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? क्रोमियम की। और आपको बोला है क्रोमियम प्लस में मैग्नेटिक मूवमेंट बताना, तो बताओ भाई 3d5 होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
तो मैग्नेटिक मोमेंट कितने के आसपास आएगा? 5.8। तो यहाँ पे क्या लिख के आओगे? 6। ये वाला क्वेश्चन इनमें से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ स्पीसीज विद लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, सब एनसीईआरटी में से है, सब। करवाया था ये एनसीईआरटी का सवाल मैंने लास्ट क्लास में। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सबसे कम किसकी थी? याद करो कौन था इनमें से सबसे कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी थी? बताओ। सौम्य याद है तुम्हें? फरलीन, गुरविंदर? मैम वनेडियम की। वेरी गुड, वेनेडियम। यस मैम। ध्यान दो इधर, वेनेडियम वाले की। ठीक है, वेनेडियम। इसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले तो तुमने ये पहचानना है किसकी है। अब तुम्हें क्या बताना है? इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना पड़ेगा। तो वेनेडियम का क्या होगा? वेनेडियम +5 होगा। और आपको Yes, पता है ma'am. स्कैंडियम टेरिविडाई यानी कि 23, 3d3 4s2। अब 5 का मतलब क्या हुआ? दोनों यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, तो आर्गन 18। तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। 0। ये वाला करो। How many of the following metal ions have similar value of spin only magnetic moment in gaseous state? इनमें से किसका सिमिलर वैल्यू होगा? गैसेस स्टेट का मतलब फ्री आयंस है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है किसी और से। यस, निकालो। सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम होगा। मैम निकल और क्रोमियम में 3-3 है। निकल और क्रोमियम में 3-3 है। यस मैम। महकदीप आया तुम्हारा? मैम वनेडियर और क्रोमियम का। ये किसने बताया? महकदीप ने क्या? यस मैम। हाँ गुरविंदर। मैम निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम। निकल का क्या होता है? 3d8 4s2। ठीक है, तो अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 s से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा, यानी कि 3d7, तो 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होता है? 3d5 4s1। क्रोमियम +3 का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से, 3d3, तो 3 अनपेयर्ड। वो क्यों बोल रहे हो भाई तुम लोग? वेनेडियम, स्कैंडियम टेरी, अभी तो बताया 3d3 4s2। 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से, तो ये तो वेनेडियम +3 में तो 3d2 बचेगा ना, 2 अनपेयर्ड है। तो कितने ऐसे हैं जिनकी सिमिलर वैल्यू होगी? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसमें उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम आने वाला है, यानी कि 2 ऐसी स्पीसीज हैं जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आने वाला है? सही आने वाला है। आंसर तो तुम्हारा ठीक हो जाता अगर तुम फाइनल पेपर में करके आते, बट जो तुमने अप्रोच लगाई है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि आंसर होना था निकल और क्रोमियम। आंसर तो 2 ही आना था, बट वो निकल और क्रोमियम होना था। क्लियर है? चलो उसके बाद भाई पढ़ना शुरू कर दो। मैं बता रही हूँ पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम्हें जेई जैसा एग्जाम क्रैक करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लास में सिर्फ 4-1 बच्चे ही बोल पा रहे हैं। मैं तो 4-5 बच्चों को दूसरे बैच में शिफ्ट कर दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा फिर कराने का? भगा देती हूँ मैं भी फिर सिलेबस को। ओके, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी थी, कलर्ड आयंस।
ठीक है, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा है ना, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये सब आपने डिस्कस किया। तो अब ये बात हम करते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वो कलर्ड होते हैं, सारे नहीं होते बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। और कलर क्यों आता है उनमें? कलर इज ड्यू टू, वेरी गुड, कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। मैम ऐसा क्यों होता है? तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जैसे मान लो लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ टाइटेनियम का, ठीक है, लेट्स से टाइटेनियम +3 है, टाइटेनियम +3 में क्या होगा, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगी, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कराऊंगी, वहां पे कलर्ड वाला दोबारा आएगा, ये कलर वाला दोबारा से बताऊंगी, क्योंकि वहां पे हम रियल केस सिनेरियो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे हो रहा होगा। बट यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे भी मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है तो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो हायर स्टेट में वो एक्साइट होगा। जब तुम्हें मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी, अगर किसी ने स्कूल में पढ़ लिया है तो बताया होगा टीचर ने, लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में। तो वो स्प्लिटिंग होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही आप जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन डालोगे और ये एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हायर स्टेट में जाएगा। और जब ये हायर स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, बिकॉज हायर स्टेट में तो स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा इन विजिबल रीजन। और जब ये रेडिएशन को एमिट करेगा विजिबल रीजन में, तभी ये क्या करेगा मेरा बेटा, कलर शो करेगा। क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। जो टाइटेनियम +3 वाले कंपाउंड्स होते हैं जनरली, वो कौन से वाले, वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का, ठीक है। और ये कलर कैसे शो करते हैं मैम, ये हमें क्या याद करना है क्या? तुम्हें सारे याद नहीं रखना कि कौन क्या कलर दिखाता है, बट कुछ कुछ तुम्हें याद करना पड़ेगा। होता क्या है, जिस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा ना इलेक्ट्रॉन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दिखाएगा। अब आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा एब्जॉर्ब कलर है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया और उसके सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ये भी मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में बताऊंगी। बट यहाँ पे तुम थोड़ा सा देख सकते हो, तुमने विबग्योर सुना होगा, सब बच्चों ने सुना है क्या? सुना है। यहाँ पे विबग्योर में मैं इंडिगो नहीं ले रही हूँ, ठीक है, वो नहीं ले रहे हो। यहाँ पे ये सर्कुलर व्हील है, यहाँ पे तुम बस ये देखो कि एक दूसरे के सामने कौन सा कलर आ रहा है। वॉयलेट के सामने येलो आ रहा है, ऑरेंज के सामने ब्लू और रेड के सामने ग्रीन। तो अगर मान लो कोई कंपाउंड वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, येलो कलर का वो दिखाई देगा। या येलो कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट कलर का, ब्लू कर रहा है तो ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कर रहा है तो ब्लू, रेड ग्रीन, ठीक है। तो ये तुम लोगों को वैसे मालूम होना चाहिए, नहीं याद होगा इट्स ओके, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाऊंगी यही सेम चीज। अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया, वहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी इसको रीजन, ठीक है, बिकॉज आपस में दोनों चैप्टर थोड़े से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो कलर किस वजह से आता है यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े तो डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन कैसे होगा, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जा रहा है, दैट इज वाई डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है मेरा बेटा, कलर शो करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, बोलो। तो ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे देखो मेरा बेटा, अब एक बात बताओ, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जैसे आपका D0 है, D10 है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होंगे, ये ट्रांजिशन नहीं करेंगे। अब ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो भाई साहब हायर स्टेट में नहीं जाएंगे। अब हायर स्टेट में नहीं जाएंगे तो फिर वापस कैसे आके कलर शो करेंगे। तो ये वाली स्पीसीज कौन सी होंगी बेटा, कलरलेस, ठीक है। तो और उसके अलावा जैसे एक और चीज ध्यान रख सकते हो, पेपर में पूछा जा सकता है, जो D1 और D9 वाले कंपाउंड्स होंगे मोस्टली वो आप देखोगे ब्लू कलर के पाए जाते हैं। मैम क्यों बता रहे हो, अभी बताती हूँ क्यों बता रही हूँ। और जो D2 और D8 वाले होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जनरली सारे नहीं, कुछ ग्रीन कलर के आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब वो जो मैं कुछ बोल रही हूँ ना, वो देखो कौन से हैं और वही एग्जाम में भी आएंगे। इधर आओ, देखो स्कैंडियम +3 कलरलेस है, ये सबको क्लियर है बिकॉज D0 है। टाइटेनियम +4 0 होगा, कलरलेस है।
जिंक +2 3D10 है, फुल्ली फिल्ड है, कलरलेस है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बताइए मेरे को। नो मैम। नो मैम। उसके बाद यहाँ पे देखो वेनेडियम +3 क्या होता है, D2 होता है। तो ये देखो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा निकल +2 क्या है, D8 है। ये देखो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको। कॉपर +2 D9 होता है। ये देखो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। वेनेडियम +4 D1 है, ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। इधर ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ध्यान से देखिए। इसके अलावा आपको कौन सा याद करना है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को कौन सा याद करने की जरूरत है। देखो, एक तो ये कर लेना, टाइटेनियम +3 वॉयलेट कलर, पर्पल कलर का होता है, वॉयलेट पर्पल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे Mn+2 पिंक कलर का होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप आयरन +3 और आयरन +2, ये भी आप ध्यान रखोगे। आयरन +3 येलो और आयरन +2 ग्रीन कलर का होता है। बस, इसके अलावा और कुछ मत याद करना। ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल बन जाता है यहाँ से, सवाल बन जाता है यहाँ से। ठीक है जी, बोलो। यस। चलिए, ओके, आगे चलते हैं। तो मोटा मोटी बात समझ में आ गई ना। D0 D10 वाले कलरलेस, D2 D8 ग्रीन, D1 D9 ब्लू, टाइटेनियम +3 पर्पल, आपका मैग्नीज +2 लाइट पिंक कलर का होता है, आयरन +3 येलो एंड आयरन +2 ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? मैंने तुम्हें मेटेलिक लैटिस के बारे में बताया था, मैंने एग्जांपल याद करो लिया था सोडियम का, जब मैं तुम्हें मेटेलिक बॉन्डिंग समझा रही थी। यस। तो बेटा, जब ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में। तो जब ये आपस में इस तरीके से इनका लैटिस है, तो ये देखो ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस है बीच में, देखो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या होता है मेरा बेटा, जो ये छोटे छोटे स्पेस आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, या यू कैन से इंटरस्टिशियल वॉइड। तो होता क्या है मेरा बेटा, ये जो छोटे छोटे जगह आपको दिख रहे हैं, खाली स्पेस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार छोटे छोटे एटम्स आके जो है बैठ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो जब ये इनमें आके ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ऐसे वाले कंपाउंड्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ से सवाल नहीं आता, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम क्यों ही वेस्ट करूं, है ना। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। अगर आपके मेटेलिक लैटिस में जो वहां पे छोटी छोटी जगह है, उसमें अगर छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, ये क्या कर जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं अंदर, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में क्या करना है? देखो, इनकी सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे पहला तो ये है कि ये जो है नॉन स्टोशियोमेट्री होते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या है? जैसे मान लो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है टाइटेनियम H1.7, तो आप देख लो ये सिंपल रेशो में नहीं है, ऐसे 1:1 की रेशो में नहीं है। अगर मान लो मैं टाइटेनियम 100 ले रही हूँ, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? फिर 170 होंगे। तो इस तरीके से नॉन स्टोशियोमेट्रिक रेशियो में पाए जाते हैं। ना तो ये आयनिक होते हैं और ना ही ये कोवेलेंट होते हैं, ठीक है, ना ही आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ना ही ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? देखो, अगर मैं प्योर मेटेलिक लैटिस और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करूं, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्योंकि कोई आके बैठ रहा है, जो पहले स्पेस खाली था अब वो भी भर गया है। अगर भर गया है तो क्या उनको अब तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए? यस और नो? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, क्योंकि एक बार जेईई 2019 में आया था बस सवाल कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गलत है। तो पहली है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। भाई होंगे ही, खाली स्पेस में भी कोई आके बैठ गया एकदम से, तो क्या हो रहा है? बेसिकली बहुत ज्यादा हार्ड हो रहे हैं। और कुछ बोराइड्स तो ऐसे हैं, बोराइड्स मतलब जब बोरोन वहां पे ट्रैप कर रहा है तो वो डायमंड की हार्डनेस तक जा रहा है, मतलब समझ लो आप,
डायमंड जितना हार्ड उससे कंपेयर किया गया है उसको। थर्ड पॉइंट है दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, जब आपका प्योर मेटल था तब भी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में भी तो क्या इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं ना, तो अगर चार्ज पार्टिकल आपके घूम रहे तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा। उसके बाद है दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, केमिकली लीस्ट रिएक्टिव। अगर आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। रिएक्ट करने के लिए भाई साहब जगह तो होनी चाहिए ना इनके पास, बेचारे सारे स्पेस ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, कर लोगे? बताओ जल्दी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड है, मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं, और ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। क्लियर है? आकाश, हर्ष, सौम्या, प्रतीक, ध्यान से सुन लो, तुम्हारे टेस्ट लूंगी वरना पहले आती ही मैं। दीप्ति, ठीक है, ओके, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स है मेरा बेटा, वो कैटलिस्ट की तरह भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द आप देखोगे काफी सारे ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, मतलब कैटलिस्ट का रोल प्ले भी करते हैं। तो बेसिकली तुम लोग मुझे ये बताओ कैटलिस्ट होते क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन बैरियर को क्या कर, जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है उसको कम कर देते हैं, है ना। कैटलिस्ट क्या करते हैं, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट, सो दैट वो आसानी से क्या हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरा बेटा यहाँ पे 2-3 चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से तुम्हारे पास है Fe3+ है ना, Fe3+ है लेट्स से, क्योंकि आपको पता है आयरन की +2 +3 दोनों ही काफी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मान लो ये किसी के साथ रिएक्ट करके इसने Fe2+ बना लिया, गेटिंग माय पॉइंट। अब Fe2+ तो बना सकता है बिकॉज Fe2+ ऑल्सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। अब इसने फर्दर किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाया और Fe3+ बन गया। तो आप देख रहे हो क्या, Fe3+ जो स्टार्टिंग में यूज हुआ था उसने अपना काम किया और वापस वो निकल गया। तो बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल का रीजन क्या है, एक तो ध्यान रखोगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसीलिए। अगर मान लो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं दिखा रहे होते तो फिर वो करते ही ना रिएक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा क्या होता है, जो आपका कैटालिटिक सरफेस हो रहा है, मान लो आप कोई भी कैटलिस्ट ले रहे हो, उसका जो सरफेस है बेसिकली होगा क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या करेंगे, जो कैटालिटिक सरफेस पे खाली जगह होंगी उसमें क्या हो जाएंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो अब जो कैटालिटिक सरफेस है और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस पे आ रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना वहां पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जल्दी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर जल्दी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो मतलब क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ना है इसको एक बार। Catalyst at a solid surface involve the formation of bond between reactant molecule and atom of the surface of catalyst. Getting my point? दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, बोलो। Yes. अरे इसमें क्यों सोच रहे हो, कोई कैटलिस्ट होगा ना, आयरन होगा, कोई भी होगा जो बेसिकली कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस। और झूठी हानि बननी है, हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, सीधी सी बात है। इसकी वजह से होगा क्या, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कैटालिटिक सरफेस पे, और इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उनके आपस में बॉन्ड वीक हो रहा होगा, क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली इस तरीके से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो होगा वो कम होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ही लिखी हुई ये लाइंस। तो इसमें ऐसा सवाल बनेगा कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऐसा सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगों ने हैबर प्रोसेस सुना होगा, सुना है क्या? अरे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यस मैम। ऐसे रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगी, आपको इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे आयरन या मोलिब्डेनम डाल देते हो तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने का बेसिकली काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आयरन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कैटलिस्ट तो क्या करेगा बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी पाथ को कम करेगा सो दैट जल्दी से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो आयरन यूज होता है हैबर प्रोसेस में। दिस इज योर हैबर प्रोसेस। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक तुम्हारा है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। पता नहीं सुना है या नहीं सुना तो इट्स ओके। कॉन्टेक्ट सुना है मैम। क्या होता है? इसमें बेसिकली H2SO4 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के बेसिकली प्रोसेस को कॉन्टेक्ट प्रोसेस बोला गया है। तो इसमें क्या होता है, V2O5 एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। V2O5 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसमें एक स्टेप होता है जिसमें SO2 जो होता है O2 के साथ रिएक्ट करना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को O2 से। अगर आप बिना कैटलिस्ट के करवा रहे हो तो रिएक्शन नहीं होती। अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो मेरा बेटा तो यहाँ पे ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर वाटर से रिएक्ट करके यहाँ पे H2SO4 बन जाता है। पूरा प्रोसेस होता है। वो कैसे होता है वो आपको नहीं करना, क्योंकि वो वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के सिलेबस से डिलीट हो चुका है मेन से। ठीक है, उसके अलावा एक है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अरे तुम स्कूल में तो पढ़ते हो ना, स्कूल में आंख बंद करके बैठते हो क्लास में। ये जो आप लोगों के स्कूल में कोऑर्डिनेशन और DNF लोग हुआ है ना, उसकी NCERT आप लोगों को वैसे कायदे से कर लेनी चाहिए थी। आप लोगों के बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है माइंड में कि टीचर क्या बोल रहे हैं। मेरे को लगता है आपने कुछ नहीं पढ़ा है स्कूल में, नहीं पढ़ा ना। ये क्या होता है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट किसका मिक्सचर है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये क्या करता है बेटा? इथीन को पॉलीथीन में चेंज करता है, इथीन को पॉलीथीन में। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉलीमर है। इसका मोनोमर क्या है? आपका इथीन है। लोअर क्लासेस में शायद तुमने सुना होगा। तो अगर आप n नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हो इथीन की, तो आपस में क्या होता है, इनका पॉलीमराइज होके ये पॉलीथीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इथीन से पॉलीथीन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हम होता है यहाँ पे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है। ठीक है, कौन सा होता है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। यही वो चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी तुम लोगों को। ठीक है, मैम ये TiCl4 जो आपने ऊपर सारा कंपाउंड लिखा था, ये जिगलर-नाटा मैम कैटलिस्ट का ही फॉर्मूला है? यस, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके NCERT में भी गिवन है। देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। Also because the transition metal ions can change their oxidation state, they become more effective as catalyst। तो इन्होंने एक एग्जांपल, एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे तुम्हारे NCERT में, वो तुम्हें करना ही है। और ये 2023 में भी आ चुकी है रिएक्शन, 2024 में भी आ चुकी है, 25 में भी शायद, सॉरी 26 में भी आ सकती है। तो रिएक्शन क्या है? बेसिकली आयोडाइड आयंस की रिएक्शन करवाई है पर सल्फेट आयंस के साथ। पर सल्फेट, ये तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें H2S2O8 मार्शलस एसिड बताया था, याद करो। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बताया था। तो अगर तुम H+ को हटा तो H+ को हटाओगे तो 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो इसको ये पर सल्फेट यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए मैम, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है, इधर देखो ये कैसे बन रहा है। इधर आओ, आपके पास यहाँ पे जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है, वो कौन होता है? यहाँ पे Fe+3 हो रहा होता है। Fe+3 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले Fe+3 I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। मैंने शायद तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है।
अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, Fe को चेंज कर दिया इसने +2 में, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। आपको बैलेंसिंग याद करने की इसकी जरूरत नहीं है, जहां होगी वहां मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो Fe+2 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, पर सल्फेट, दैट इज H2O8 2 नेगेटिव। और जैसे इसने किया, अब ये क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, खुद को क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। तो आप देख रहे हो क्या, पहले Fe3+ ने I नेगेटिव के साथ रिएक्शन की, फिर Fe+2 ने इसके साथ की, और वापस से Fe+3 बाहर निकल गया। तो कैटलिस्ट यही तो होते हैं जो अपना काम करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और चलते बनते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, वो कौन है मेरा बेटा, Iron+3। और आपको ये रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, पेपर में आएगी, लिख लो यहाँ पे। जितने भी 30 बच्चों की शिफ्ट में किसी ना किसी की शिफ्ट में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। इस पे 10 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, क्योंकि जो DNF ब्लॉक नाम का जो चैप्टर और जो कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही पेपर में सवाल आता है, ठीक है। इतने साल हो गए मेरे को देखते देखते, अगर मैं 7 साल का एनालिसिस करूं तो 7 साल में वही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पहले आ चुके हैं, बट उन्होंने पूछने का तरीका बदल दिया। ये मत सोचना सेम क्वेश्चन यूं का यूं कॉपी पेस्ट आ जाएगा, चांसेस कम है, बट यस कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होगा। जो मैंने अभी तुम्हें आते ही स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन कराए हैं, वो तुम्हें लग रहे हैं नए हैं, बट वो ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। बस उन्होंने क्या कर दिया, कोई 2 क्वेश्चन को क्या कर दिया, मिक्स करके आप लोगों से पूछ लिया है। ये कर लोगे, इसमें किसी को लग रहा है क्या कुछ, बेटा ये वाली चीजें तो ऐसी हैं जो जिस बच्चे को पता होगा वो कर आएगा पेपर में, नहीं पता होगा तो छोड़ आएगा, ठीक है जी। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद है एलोए फॉर्मेशन। ये बचपन में सुना होगा एलोए। तो बेसिकली एलोए किससे बनेगा, मतलब एलोए है क्या, एलोए इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स, ठीक है। जब आप मेटल्स को मिक्स करते हो तो आपका वहां पे एलोए बनता है। एलोए होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर एक मेटल के जो एटम्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे दूसरे वाले के साथ। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या बोलती है एनसीईआरटी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एलोए तभी बनाएंगे जब उनकी जो रेडियाई है आपस में, जो 2 मेटल्स को बेसिकली आप मिक्स कर रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को, उसमें क्या होने चाहिए, उनकी आपस में जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। और उन्होंने बता भी रखी है कितनी होनी चाहिए, अबाउट एक दूसरे के 15% होनी चाहिए, ठीक है, सिमिलर रेडियाई। और ये चीज, ये करेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिशन मेटल्स की, पाई जाती है, तभी ट्रांजिशन मेटल्स जो है एलोए की फॉर्मेशन भी क्या करते हैं। तो बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, एलोएज आर रेडिली फॉर्म्ड बाय दीज मेटल्स, ठीक है। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कैसे रिप्लेस किया उसने, नजर दौड़ाओ, दिख रहा है आपको। यस मैम। ठीक है, सो अब ये मत बनाने बैठ जाना, तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया। इधर आओ। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलोय जो बनेंगे वो हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है उनका, और जो बेस्ट, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, और बेस्ट नोन जो है फेरस एलोयज हैं, जैसे क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिबेंडियम, मैग्नीज, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं वैरायटी ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करने में हेल्प कराते हैं। आपको कौन से याद करने हैं, इधर देखो, एलोयज और ट्रांजिशन मेटल विद नॉन ट्रांजिशन मेटल सच एज ब्रास, देख रहे हो आप, ट्रांजिशन मेटल विद नॉन ट्रांजिशन मेटल वाले अलग, जैसे ब्रास आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक बार। कॉपर और जिंक आपको मैं उसमें भी दूंगी, ये बीपीवी में भी दूंगी सवाल। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, एक तो ये 2 याद रखने हैं। उसके अलावा आपको गन मेटल और बेल मेटल, ये कौन से एलोय से मिलके बना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉपर, टिन और जिंक से, कॉपर, टिन और जिंक से, ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील की बात करूं तो स्टेनलेस स्टील में कौन होगा, क्रोमियम,
आयरन, निकल, कार्बन। सरफिरा, निकल, कार्बन, मैंने ऐसे याद रख रखा है, सरफिरा, निकल, कार्बन। ठीक है, सरफिरा, निकल, कार्बन। ठीक है, इसको ना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर चांस है इनके पूछे जाने के लिए पेपर में, बट क्योंकि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, लाइक एलओए वाले, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वाले, और मुझे नहीं लगता कि इसको याद करना और इसको ध्यान रखना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल है। एक बार पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन मैं दूंगी तुम्हें असाइनमेंट में वो कर लेना, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से और ज्यादा बेटर सवाल बनते हैं तो वो इनको क्यों ही पूछेगा। ठीक है, बस लेकिन एनसीईआरटी का पार्ट है तो भाई साहब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इट इज व्हाट इट इज। मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो स्कूल में कराया था ना, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक और टिन का कराया था मैम। फिर से बोलो, ब्रोंज क्या कराया था? कॉपर, जिंक और टिन का। ब्रोंज? यस मैम, कॉपर 80% था, जिंक 10% था और टिन भी 10% था। लेकिन आपको यहाँ पे वो वाली चीज कंसिडर करनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ब्रोंज में जो है वो कॉपर और टिन ही लिख के आओगे आप लोग। गेटिंग माय पॉइंट? मैम। पेपर में इवन जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर सवाल भी पूछा जा चुका है उसमें भी ब्रोंज में कॉपर और टिन ही आंसर था। ठीक है, तो कॉपर और टिन मोस्टली जिसका कंपोजिशन है वो कॉपर और टिन का है यहाँ पे ब्रोंज में, तो आप वही लिख के आएंगे, मेंशन करके आएंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरा बेटा। उसके बाद है ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। अब हम ट्रांजिशन मेटल के कुछ ऑक्साइड्स भी देखेंगे, कुछ ऑक्सो एनायंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल पे मैं आऊंगी, पहले आप ये देखिए जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, पहले आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी सो दैट आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। आइए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ये एनसीईआरटी की ही लाइंस है, इस चैप्टर के लिए मेरी तरफ से खुली छूट है तुम लोगों के लिए, नोट्स बनाने बनाओ, वरना जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो एनसीईआरटी में आप हाईलाइट कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, इट्स ओके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पहले पॉइंट की। जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम वो एमओ ऑक्साइड्स बनाते हैं विच आर आयनिक। एक बात बताओ, स्कैंडियम ये वाला ऑक्साइड बनाएगा क्या? मैं नीचे समझाती हुई भी जाती हूँ, नहीं मैम ये नहीं बनाएगा, बिकॉज स्कैंडियम का +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है, तो ये तो +2 में, तो ये नहीं बनाएगा। दैट इज वाई लिखता है सारे मेटल्स स्कैंडियम को छोड़ के एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे और वो आयनिक होंगे। तुम लोगों ने सुना होगा, क्या सुना था फजांस रूल में, अगर पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, कम है, याद करो पॉजिटिव चार्ज मेटल पे कम है तो वो आयनिक कैरेक्टर का होगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो होगा क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें आता रहेगा। याद है तुम लोगों को? यस। नहीं याद? केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा फजांस रूल? रट्टा मारो, और क्या करोगे, नहीं याद तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ठीक है, सो बेसिकली लोअर, झूठी आंख तो मत ही भरना। ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन में स्टेट में क्या होता है, बेसिकली मेटल के लिए आसान होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो इतने इलेक्ट्रॉन में वो नहीं लूज कर सकता, तो शेयरिंग में विश्वास करता है वो। अगर शेयरिंग होगी तो मतलब कैसा करेक्टर होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। उसके बाद मैं बात करूंगी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, बताया था मैंने, स्कैंडियम से जब आप मैग्नीज की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी स्कैंडियम ऑक्साइड से मैग्नीज की तरफ। ध्यान से देखो यार, अब इसमें भी ऐसे बोल रहे हो, ये मैंने नहीं बताया था क्या? बताया था मैम। फिर क्यों नहीं बोलते? क्या करना है तुम लोगों को, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? मैथ्स होती नहीं है, फिजिक्स होती नहीं है, बच्ची केमिस्ट्री, यही कर लो, नंबर बनवा देगी तुम्हारे थोड़े जेई में, नहीं तो फिर ये भी छोड़ दो। यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस क्लास में आना, आप लोग बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो, क्लासेस में ना रेगुलर हो, पढ़ने के लिए तो पढ़ते नहीं हो, पता नहीं कैसे आ जाते हो आप बिना क्लास में पढ़े। ये भी नहीं सोचते कि आप प्रिपरेशन कौन से एग्जाम के लिए कर रहे हैं, एक ऐसे एग्जाम के लिए जहाँ पे कितना रिवीजन और हार्डवर्क ये पेपर मांगता है।
highest oxidation number in the oxide coincide with group number and is attained in scandium oxide to manganese oxide. आफ्टर मैग्नीज, अगर मैग्नीज के बाद वाले आप देखोगे तो आपको ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड आपको नहीं मिल रहे हैं। एक आयरन का मिल रहा होगा, यहाँ पे देखो, इधर देखो, बताया था मैंने, इधर देखो, मैग्नीज के बाद ये देखो +2 में मिल रहा है आपको, देख रहे हो, बस एक आयरन और एक कोबाल्ट वाला जो है मिल रहा है इसका ऑक्साइड, वो भी +2 में। चलिए आइए, नेक्स्ट क्या बोलता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मेटल की तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा, बिल्कुल घटेगा मैम, और उस केस में क्या होगा, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिखा हुआ है जो तुम्हें याद रखना है कि Mn2O7 क्या होता है, ये एक्चुअली में ऐसा है, आई होप आप समझ गए होंगे, वो तो जब मैं टाइप किया तो फिर वो इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। Mn2O7 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है और ग्रीन ऑयल कलर का कंपाउंड होता है। Mn2O7 क्या होता है, ग्रीन ऑयल कलर का कंपाउंड होता है, कोवेलेंट होता है, ठीक है, बिकॉज मैग्नीज की यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इज दैट क्लियर? तीसरा पॉइंट वो बोलता है इवन CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो आप लोगों ने सुना होगा आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, सबने सुना है, ठीक है। तो अगर मैं CrO3 की बात करूं और V2O5 की बात करूं तो यहाँ पे वेनेडियम है +5 में और यहाँ पे क्रोमियम है +6 में। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई जाती है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और मैंने कहा था तुम्हें जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी उनका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो ये CrO3 है वो क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एसिडिक है, और V2O5 क्या है, V2O5 आपके हिसाब से वेनेडियम +5 में है, तो ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था मेरा बेटा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन जो V2O5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो क्या है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो और बेस के साथ भी, बोलो क्या कहते हो? यस, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब हम लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर मैं बोलूं एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेसिक की तरह भी, ज्यादा किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज इसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन नेचर क्या होगा, इसका एम्फोटेरिक होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, हायर ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। ये बात क्लियर हुआ? मैम प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? प्रीडोमिनेंट का मतलब ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे आइए, वेनेडियम में क्या कह रहे, इधर आओ, V2O3 क्या हुआ, सो में नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? नो मैम। यहाँ पे वेनेडियम क्या है, +3 में, ध्यान से नजर दौड़ाओ, यहाँ पे किस में है, +4 में, और यहाँ पे +5 में। तो जैसे ही मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रही हूँ तो मेरा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा, बोलो। ये भी बेसिक होगा बट लेस बेसिक होगा, है ना, इस तरफ बेसिसिटी कम हो रही है, और ये क्या होगा हमारा, एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है जी, अच्छा मैम, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड फिफ्थ पॉइंट, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट बोला है कि जो V2O4 है वो एसिड में डिसोल्व हो जाता है, और जब V2O4 एसिड में डिसोल्व क्यों होगा, क्योंकि बेसिक वाली प्रॉपर्टी है इसकी, बेशक थोड़ा कम बेसिक है बट बेसिक है, तो एसिड में डिसोल्व हो जाएगा, और एसिड में डिसोल्व होने के बाद ये कैसे टाइप के सोल्ट देते हैं, VO2+ वाले क्या देते हैं, सोल्ट देते हैं। एक से ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, X-2 2+4, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बोला,
V2O5 कैसे बिहेव कर रहा है? एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर रहा है तो वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और एसिड के साथ भी कर जाएगा। तो जब मेरा बेटा V2O5 बेस के साथ मतलब एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें मिलता है VO4 3 नेगेटिव, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हें क्या मिलता है? VO2 प्लस। तुम्हारे बुक में गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है VO4 प्लस, तो प्लीज उसको ठीक कर लेना। वहां पे वेनेडियम +9 में दिखा रहा है, बट हमें पता है वेनेडियम की मैक्सिमम +5 होगी, तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है? ये भी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, क्योंकि V2O5 का एम्फोटेरिक नेचर है, तभी ये इस तरीके से यहाँ पे एल्कली के साथ मतलब बेस के साथ, बिकॉज एल्कलाइन, एल्कली का नाम सुना है ना, एल्कली कैसा नेचर होता है उसका? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो अब पेपर में जरूर देख लेना तुम्हें V2O4 पूछा है या V2O5 पूछा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। पता चले आपके दिमाग में V2O5 रहे और पूछ लेगा वो V2O4, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीट में एक बार फंसा दिया था 2023 में, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा संभल के, ठीक है। उसके बाद रिज्वाइन कर लो। उसके बाद यहाँ पे बोला CRO बेसिक होगा, Cr2O3 एम्फोटेरिक होगा। बात ये भी ठीक है, क्योंकि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे। आप समझ रहे हो ना, लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हो तो बेसिक करेक्टर कम, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा हो। जो बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिर एम्फोटेरिक होंगे। जैसे यहाँ पे Cr2O3 एम्फोटेरिक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3, तो ये एम्फोटेरिक है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोलो? यस मैम। ठीक है, जर्नली याद रखिए जो +1 +2 +3 में होते हैं वो जर्नली बेसिक होते हैं, सुन लीजिए। और जो +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो आपके एसिडिक वाले नेचर में होंगे, बट एम्फोटेरिक वाले आपको ध्यान रखना है। जैसे Cr2O3 एम्फोटेरिक है ना, और आपका +4 वाले जर्नली एम्फोटेरिक होते हैं। MnO2 हो गया आपके एम्फोटेरिक है, CrO2 हो गया, TiO2 हो गया। तो इस तरीके से आप एक अपना चार्ट बना सकते हैं। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे देखो, इधर आओ, नजर दौड़ाओ एनसीईआरटी की टेबल में। तो जितने भी इधर देखो, ये वाले और ये वाले, ये क्या है? बेसिक नेचर के होंगे। देखो, जिंक का ऑक्साइड क्या होता है? जिंक का ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक। मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ाया जाता है तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में। जिंक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक होता है। और चेक करो, एम्फोटेरिक और, अरे मैं उल्टा भूल गई क्या, सॉरी, एक सेकेंड। बेसिक है जिंक ऑक्साइड वाला, एम्फोटेरिक है। ठीक है, और कौन कौन से एम्फोटेरिक है मैम? V2O5 एम्फोटेरिक है, TiO2 एम्फोटेरिक है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है। देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रख सकते हो तुम? Mn2O7 कोवेलेंट है, देखो कोवेलेंट कंपाउंड है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है, कोवेलेंट है। CrO3 एसिडिक है, देखो एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या होनी चाहिए? चीजों का पता होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अगर मान लो नहीं ध्यान रहती है ना ये चीजें, एनसीईआरटी वाले ध्यान रख लो। एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें, दोबारा हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयनिक ऑक्साइड्स बेसिक हैं। बेसिक में कौन सा आपसे पूछ सकता है? CrO2 हो गया, है ना, ये बेसिक है। एम्फोटेरिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CrO3, V2O5, है ना, ये एम्फोटेरिक है। TiO2 एम्फोटेरिक है। ठीक है, CrO2 एम्फोटेरिक है, ये पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और एसिडिक में Mn2O7 Cr2 और Mn2O7 CrO3, ये वाले क्या है? एसिडिक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? याद रखना है। बोलो क्या कहते? मैम मैम ये क्या मैम, सारा याद रखना है क्या? तरीके से याद रखोगे तो याद रहेंगी। अगर बहुत ज्यादा रट्टा ही मार के, जैसे 6th 7th में रट्टा मारते थे, फिर नहीं हो पाएगा। तरीके से याद करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें समझने वाला नहीं है। अगर तुम समझ के थोड़ा ध्यान रखोगे, अच्छा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ वो तो फिर बेसिक करेक्टर का होगा, आयनिक कंपाउंड्स होंगे, बेसिकली आयनिक ऑक्साइड्स होंगे ना नेचर में, तो बेसिक होंगे। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और मैम ने कहा था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो एसिडिक वाली करेक्टर में जाएंगे। और जो बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे +4 वाले,
तो एम्फोटेरिक वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और कुछ स्पेशल एम्फोटेरिक है जैसे V2O5 है ना, CR2O3, ये तुम लोगों को वहां पे मालूम होने चाहिए। ठीक है, यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन 1 2 3, 3 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ट्राई करो इसको करने का। आई होप आप जब लोग असाइनमेंट क्वेश्चन सोल्व करते तो आप लोग नोट्स को रिवाइज करते होंगे। कर लेना, इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, वरना डायरेक्ट असाइनमेंट करोगे ना तुम्हें डिमोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको इसमें चीजें याद रखनी है। शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, जितने चैप्टर हो गए शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके। मेरे शॉर्ट नोट देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खुद के बनाओ, वो फायदेमंद होते हैं। मैं तो दे दूंगी किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स, उसमें ऐसे फालतू फालतू चीजें होंगी जो पेपर में भी नहीं आएंगी, फिर क्या होगा, टेंशन में आ जाओगे वो देख के। बेटर टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, करो करो हैंड रेस करिए बेटा, शाबाश। हाँ मनदीप बोलो, क्या कहना है? मैम ऑप्शन डी एसिडिक। क्या आएगा आंसर, बताओ मेरे को, क्या है मेटल? मैम है मेटल क्या है? मैम मैंगनीज। आज कहाँ ध्यान है तुम्हारा मनदीप? हम वनेडियम। इतनी बार बोल दिया मैंने वेनेडियम वेनेडियम वेनेडियम, मैग्नीज की अभी तो करवाया मैंने पहला क्वेश्चन। वेनेडियम की सबसे ज्यादा हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। फिर वो कह रहे हैं वन ऑफ इट्स इक्वेटेड आयन Mn+ एग्जिस्ट इन ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर मैंने तुम्हें बोला था D2 और D8 वाले याद रखो। अब तुम बताओ वेनेडियम D2 कब होगा, जब वेनेडियम किस में होगा, +3 में। यस मैम, यही होगा ना, याद करो, D2 है ना ग्रीन कलर में। देखो ऐसे सवाल बनाए हैं इन्होंने। फिर वो कह रहे हैं अब जो ऑक्साइड बनेगा फॉर्म्ड बाय अबव Mn+, यानी कि V+3, तो ये वाले कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक बनाए। तो याद रखो +1 +2 +3 वाले बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, और +4 वाले एम्फोटेरिक, और आपका +6 और +7 वाले एसिडिक। लेकिन ध्यान रखना इनमें से वो हटा दो जो एम्फोटेरिक वाले, फिर वो किसी कैटेगरी में बेसिकली +1 +2 +3 में से अगर कोई एम्फोटेरिक है फिर वो बेसिक वाले नहीं होंगे। जैसे आप लोगों का V2O5 है, याद करो +5, CR2O3 है एम्फोटेरिक है, MnO2 एम्फोटेरिक है, TiO2 एम्फोटेरिक है। ठीक है, ये वैसे ये तो +4 में आ गए, ये दोनों याद रखिएगा। यस। इज दैट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं सारे बच्चे कि किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है तुम लोगों से पेपर में? तभी मैंने तुम लोगों को बोला था कि हर चैप्टर के तुम लोगों का 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डन होने चाहिए नवंबर तक, या चलो नवंबर छोड़ो, दिसंबर के 15 दिसंबर तक तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हों मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के। पहले 12th को प्रायोरिटी दो, फिर अभी भी मैं बोल रही हूँ जितने चैप्टर तुम्हारे PCM में हो चुके हैं प्लीज उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि मेरा बेटा, आप जब क्लास में बैठते हो, जब टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाता है तुम्हें सब समझ में आ जाता है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट अगर वो क्वेश्चन बना के देता है तो तुम लोग हिल जाते हो सारे के सारे, ऑलमोस्ट पूरी क्लास हिल जाती है 1-2 बच्चों को छोड़ के, क्योंकि तुम वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बस तुम्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो के आएगा। और वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देख रखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रखे, सिर्फ मॉड्यूल से ही करे जा रहे हो, मॉड्यूल में तो इजी सवाल ज्यादा होते हैं भाई, है ना। और ये नहीं कि तुम पुराने सवाल कर रहे हो, कम
मैम आपकी तरफ से ना नेटवर्क इशू हो रहा है। आ रही है आवाज? Yes. यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। पता नहीं कैसे एकदम इस बार तो भाई साहब ये बारिशों ने वाईफाई का ऐसी की तैसी कर रखी है। ठीक है, मुझे बता देना अगर आवाज नहीं आएगी। ओके है? मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करिए। ये वाला सवाल करो। इनमें से आपको बताना है सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहले तो ये बताओ बेसिक कौन सा होगा? CRO. 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 सीआरओ होगा, वेरी गुड, सीआरओ होगा, सीआरओ होगा बेसिक। और एम्फोटेरिक Cr2O3। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्रोमियम +2 में है, मतलब D4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे +3 यानी कि D3 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर तुमने 4 अनपेयर्ड नाम का यहाँ पे 4.8 लिया और यहाँ पे 3.80 लिया तो तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, 4 3 7 8, तुम्हारा आएगा 860। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। लेकिन आंसर ये है ही नहीं इसका। तुम्हें यहाँ पे ना एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है तभी, अगर मान लो ऐसा पेपर अब में आता है सवाल, बेशक छोड़ के आ जाना, अपने दिल पे मत लेना बड़े मैम ये तो हमें आता था, ये क्या हो गया। अगर तुम्हें एग्जैक्ट याद होता है तो ठीक है, ज्यादा प्रेशर मत देना, कभी कभी आता है क्वेश्चन, हर किसी में नहीं आता। तो इसका एग्जैक्ट कितना होता है मेरे को कोई बताएगा? मैंने भी याद नहीं किया हुआ एग्जैक्ट। इसका होता है 4.90 होता है एग्जैक्ट, और इसका होता है 3.87 होता है। तो ये बेसिकली कितना आएगा आपका 8.77। तो जो एनटीए ने आंसर दिया था इसका कितना दिया था? 870, 877 जो है वो इसका आंसर दिया था। अब याद है, घबराना मत, ठीक है। बहुत मतलब ये मान लो किसी का बहुत ही खराब दिन होगा ना, उसमें आ जाएगा ये क्वेश्चन, वो भी 2024 में पूछा गया, उससे पहले नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आपको रट्टा नहीं करना कि 4 का मैम हम एग्जैक्ट याद रखेंगे, भाई सब मैं वही कह रही हूँ, कितना याद कर लोगे, है ना। तो अगर मान लो किसी एक बच्चे के पेपर में डीएनएफ लोग से आसान सवाल है और तुम्हारे में लेट से मुश्किल है, तो इट्स ओके, फिर उसका कोई और क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, तो वो नॉर्मलाइज तो करनी पड़ती है ना चीजें, तो उसकी तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। लेकिन इसको रट के दिमाग पे जोर नहीं डालना, ठीक है। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। चलिए, a phosphor transition metal with highest enthalpy of atomization upon reaction with oxygen at high temperature
फोम ऑक्साइड फॉर्मूला। हाँ जी, हाईएस्ट वेनेडियम। हाँ वेनेडियम। बताओ वेनेडियम वाला कौन सा ऑक्साइड है जो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? V2O3। V2O5 V2O3। V2O5। मैम। अब तो होगा ही O5। ये नहीं बताया अभी मैंने, क्या लिखवा रही थी ये मैं? मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो। वेनेडियम यहाँ पे +5 में है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? वेनेडियम +5 में तो बेचारा खाली होता है, आर्गन 18, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0। तो यहाँ पे होगा क्या? 0। ठीक है, सो ठीक है। तो ये कोई आपने एक नोटिस किया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट पे नहीं है सवाल, 2 कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है वो, है ना। सो लेवल थोड़ा सा डी ब्लॉक के क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में। सो यस, आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें डीपीवी में भी ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हेडिंग डालिए पोटेशियम परमैग्नेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके 2 कंपाउंड सिलेबस में हैं, KMnO4 which is potassium permanganate and potassium dichromate which is K2Cr2O7। इन दोनों की प्रॉपर्टीज, इन दोनों के रिएक्शंस, ये सब आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, सो यस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। मैं बोलूंगी वन ऑफ द हाई वेटेज टॉपिक इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है एनसीईआरटी में से ही है। और इसके लिए तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन भी आना चाहिए। हालांकि मैं बता दूंगी बैलेंसिंग कैसे करनी है, कंसिडरिंग कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन, बट मैं एक एग्जांपल बताऊंगी आप लोगों को भी आगे चल के, बट उसके लिए आपको बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। तुमने इसकी टाइट्रेशंस भी की होंगी स्कूल में। तो पोटेशियम परमैग्नेट बेसिकली डार्क पर्पल कलर का होता है। डार्क पर्पल कलर के निडल्स होते हैं। डार्क पर्पल कलर का आपको KMnO4 दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। अगर तुम पोटेशियम हटा दोगे K+ तो इस पे MnO4 नेगेटिव बन जाएगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा परमैग्नेट आयन। परमैग्नेट आयन। अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की, कि KMnO4 भैया जी बनता कैसे है, कैसे बनता है KMnO4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं MnO2 विच इज पायरोलुसाइट ओर। ठीक है, इसका नाम है, नाम याद नहीं होगा चलेगा। MnO2 की हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं मेरा बेटा? बेसिक मीडियम में हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं। आप KOH ले सकते हो। आप आवाज आ रही है ना, मुझे प्लीज बता दीजिएगा, नहीं तो कि शायद ना मैंने क्योंकि अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट से, तो आप इसमें बेस लोगे, बेसिक मीडियम में कराओगे रिएक्शन। KOH ले लो या फिर पोटेशियम कार्बोनेट ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप O2 ले लो या फिर कोई पोटेशियम नाइट्रेट, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। तो जब आप आपस में इनका फ्यूजन कराओगे तो एक आपको मास मतलब ऐसा सॉलिड फॉर्म में कुछ मिलेगा। उसको हम, वो कौन से कलर का होगा? वो ग्रीन कलर का होगा। मतलब जब आप इनको फ्यूजन करवाओगे, इनका आपस में मिक्स कराओगे, MnO2 इनकी रिएक्शन कराओगे, तो आपको जो फ्यूज्ड मास मिलेगा वो ग्रीन कलर का होगा। और जो वो ग्रीन कलर आ रहा होगा वो बेटा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? K2MnO4 की वजह से आ रहा होगा। इसमें आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? K2MnO4 प्लस वाटर, जो इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं। ध्यान रखना, KMnO4 इज पोटेशियम परमैग्नेट, K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद K2MnO4 जो होता है बेटा एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है और ना ही न्यूट्रल मीडियम में स्टेबल होता है। तो अगर तुमने इसकी रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाई या वाटर के साथ कराई तो ये क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेशन
रिएक्शन शो करेगा। अभी Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, नजर दौड़ाओ यहाँ पे +6 में है, Mn यहाँ पे +6 में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा मेरा बेटा, MnO4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा प्लस MnO2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा पर मैग्नेट है, मिल गया हमें पर मैग्नेट, इसी को ही तो प्रिपेयर कर रहे थे, बोलो हाँ के ना। यस ठीक है, तो ये डार्क पर्पल कलर का है हमारा, और ये क्या है MnO2 के डार्क ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। देख रहे हो, इस तरीके से आप MnO4 नेगेटिव, या मैं बोलूं KMnO4, क्योंकि यहाँ से मैंने पोटेशियम हटा दिया है इसलिए यहाँ पे MnO4 नेगेटिव। आई होप इससे तो कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। पोटेशियम काउंटर आयन है, जितना प्लस वो लेके जाएगा उतना फिर छोड़ के भी जाएगा माइनस। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। ठीक है, सो ये वाली रिएक्शन होती है, जो पहली रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में। So this is very important for your board point of view, for your JEE point of view as well as for your advanced point of view. But मैं आप सभी को यही बोलूंगी, आप पहले मेंस के पे फोकस करें, एडवांस की मत सोचो बिल्कुल भी। यू हैव टू बी लाइक, आपको पढ़ना ही ऐसे है, लाइक आपको मेंस में अच्छा करना है। पता चले मेंस में ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो एडवांस का पेपर कैसे दोगे। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। आगे क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देखना। वो कह रहे हैं कि KMnO, ये एनसीईआरटी में नहीं है एक्सप्लेनेशन, KMnO4 जो होता है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है लेकिन एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता। इसीलिए मेरा बेटा जैसे ही तुम KOH यूज कर रहे हो, K2MnO4 बनने के बाद क्या होगा, उसको अलग अलग मीडियम में रिएक्ट करवाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में है एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम। तो अगर आप लोग बेसिक मीडियम में करवा रहे हो मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये बन गया है K2MnO4, जो मैंने पहला स्टेप बताया। अगर तुम एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में कराओगे तो वो स्टेबल नहीं होता, वो फटाफट क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ज्यादा जो है क्या नहीं करते, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो साथ में क्या मिल रहा है हमें, इधर देखो MnO2 भी साथ में मिल रहा है। ठीक है, MnO2 भी हमें साथ में मिल रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है टू प्रिपेयर KMnO4। इज दैट क्लियर? यस ठीक है, ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज इम्पोर्टेंट अगर तुम्हें रिएक्शन थोड़ा समझना है। ठीक है, अच्छा फिर वो कह रहे हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोला है कि कमर्शियली अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है पर मैग्नेट तो कैसे करोगे, तो पहले तो वही है फ्यूजन करा के भाई साहब ये बनाओ, है ना, मैग्नेट आयन बनाओ। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दो बेसिक मीडियम में, तो तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हें MnO4 नेगेटिव यहाँ पे मिल जाएगा। नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, Mn+2 का सोल्ट ले रहे हैं ये कोई, ठीक है, जिसमें Mn+2 में है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्शन कराई है। आपको पता ही है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Mn+2 को किसमें चेंज कर रहा है, वो +7 में, और खुद क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है सल्फेट में। तो लैब में आप इस तरीके से बनाया जाता है इसको। ठीक है, सो बस इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है वो पहली वाली है, बाकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है। कौन सी है मैं फिर बता रही हूँ। सबसे पहले कि तुम्हें क्या करना, याद करो मैम, सबसे पहले वाली बेशक ये दोनों भूल जाओ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस के साथ कराओगे बिकॉज बेसिक मीडियम में स्टेबल है। सबसे पहले यही कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे पहले बनेगा K2MnO4। ठीक है, फिर न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में करवाओगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, KMnO4 बनेगा और MnO2 बनेगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मतलब 22, 23, 24, 25 हर साल इससे तुम्हें भी मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा, 200% मिलेगा किसी ना किसी बच्चे को शिफ्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरा बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे
अगर सबसे पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया, सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि पोटेशियम पर मैग्नेट डार्क पर्पल कलर का है, इस तरीके से दिख रही है शक्ल, देखना है एक बार। यस मैम। ठीक है, which are isostructural with KClO4। देखो एक बार, KMnO4 ये है, KClO4 ये है, ठीक है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, देखना। परक्लोरेट, देख सेम है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसीलिए इसको KCl4 के साथ बोला गया, आइसोस्ट्रक्चरल है, मतलब सेम स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला है कि जो ये KMnO4 है ना, बेसिकली वो क्या होता है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है पानी में, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे सोल्यूबल नहीं है, अगर नो डाउट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी इसकी, और जब आप ज्यादा हद से ज्यादा इसको गर्म कर दोगे, हाँ आवाज आ रही है? यस मैम। हद से ज्यादा अगर आप इसको गर्म कर दोगे, मतलब 513 केल्विन टेम्परेचर पे भाई साहब ये टूट जाएगा। कौन? KMnO4। ये जिससे बना था ना उसी में ही टूट जाएगा, KMnO4 है ना, प्लस आपका MnO2 प्लस O2, समझे? आप समझ रहे हो कि हर कोई कहता है इनऑर्गेनिक रटने का है, लेकिन एक याद करने का तरीका भी होता है, वो सीखना है तुम्हें। आप समझ रहे हो? क्योंकि आप लाइन बाय लाइन रट नहीं सकते हो, ऐसे थोड़ी ना जैसे आप छोटी क्लासेस में रटते थे कि ये आइसोस्ट्रक्चरल है तो रटना है इसको थोड़ा समझ के करो, नो डाउट, क्योंकि इनऑर्गेनिक है यार, इसमें थियोरिटिकल इतना ज्यादा है, थ्योरी वाला, कि दिमाग में चीजें रखनी है, लेकिन इसको रिवाइज कर करके तरीके से याद करो, है ना। तभी तो कह रही हूँ शॉर्ट नोट्स बनाया करो, सिंपल सी बात है। आइसोस्ट्रक्चरल है वो आपको दिख रहा है साफ साफ, दोनों ही टेट्राहेड्रल है, ठीक है, दोनों ही ClO4 नेगेटिव का सबको पता है, ठीक है, ओके। उसके अलावा रूम टेम्परेचर पे सोल्यूबल नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप 513 केल्विन पे हीट करते हो तो भाई साहब टूट जाएगा, ठीक है। और टूट किस में जाएगा? जिससे बना था, ठीक है। चलो इन दोनों के स्ट्रक्चर आप देख लो एक बार, बस ये लास्ट करवाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। देखो स्ट्रक्चर किस किस के मेरा बेटा, एक तो KMnO4 का तुम्हें पढ़ना है और एक तुम्हें पढ़ना है K2MnO4 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम ये लगा लो, तुम जो भी मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना, तुम्हें किसी ना किसी शिफ्ट में वहां से सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं करा वो चीजें ही रही हूँ जो बहुत ज्यादा तुम लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो जो KMnO4 का स्ट्रक्चर है, इसको आप MnO4 नेगेटिव भी लिख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और K2MnO4 का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? इसमें 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज 2 पोटेशियम है। तो यहाँ पे सबसे पहला है इनका ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की कितनी है यहाँ पे? +7 बोलो, और यहाँ पे कितनी है बताओ? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो मैम +6। यार तू बोल क्यों नहीं रहे हो? +6 इतना टाइम लगा रहे हो निकालने में इसको। अगर +7 है तो ये क्या होगा? Mn+7 D0 होगा। अगर D0 है तो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर डायमैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? यहाँ पे दिख ही रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा? Mn+7 D1 होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 1.8 के आसपास, 1.8। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मान लो ये x है, ये y है, सेम यहाँ पे भी xy, तो xy जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? दोनों में बराबर है। क्यों बराबर है? ड्यू टू, बताओ भाई, ड्यू टू
रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण जो बोन लेंथ है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। इक्वल है। उसके बाद इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, और इसका जो कलर होता है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, ग्रीन कलर का होता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, तुम ये सोच सकते हो मैम यहाँ पे तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन ही नहीं होगी। अब ट्रांजिशन नहीं हो रही तो कलर कैसे आ रहा है? तो इसका जो कलर आता है बेटा वो आता है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मैम ये क्या है? ये भी मैं तुम्हें वहां बताऊंगी कोऑर्डिनेशन में, अभी फिलहाल लिख लो इसको। इसमें होता क्या है, मैग्नीज के पास खाली डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैग्नीज के डी ऑर्बिटल में जाती है, वहां उस ट्रांजिशन की वजह से क्या आता है, यहाँ पे कलर आता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिगेंड होता है। लिगेंड होता क्या है बता देती हूँ, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिगेंड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होते हैं देने के लिए। अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, ठीक है। K2MnO4 में ग्रीन कलर क्यों आ रहा है? उसमें एक इलेक्ट्रॉन है dd, ट्रांजिशन की वजह से क्या आएगा, कलर आएगा, ठीक है। और इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है? इसमें बॉन्डिंग होती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे भी डी पाई पी पाई होती है। जो पाई बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल और मैग्नीज की डी ऑर्बिटल, यहाँ पे इतना कर लोगे? यस मैम। यस मैम। इतना कर लो। नेक्स्ट क्लास में कल तुम्हारा पेपर डिस्कशन होगा, ठीक है। अगर वो जल्दी हो जाएगा तो आगे करेंगे, वरना पेपर डिस्कशन करेंगे। 2 लेक्चर का और रह गया बेटा ये, ठीक है। 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, फिर आपका कोऑर्डिनेट ये खत्म हो जाएगा। और बेटा अब मैं ये सोच रही हूँ कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें 2 दिन दूं उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो 2 दिन तक मैं कोई नई डीपीपी नहीं दूंगी, तुम 2 दिन लो, अपने PYQs करो। मैं हर चैप्टर के बाद तुम्हें 2 दिन अब यहाँ पे देने वाली हूँ। वो 2 दिन तुम डेडिकेट करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना करोगे बेटा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे आप लोग कम से कम अगर मान लो सपोज आप केमिस्ट्री उठा रहे हो तो केमिस्ट्री में आइडियली 25 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, अगर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उस दिन। अगर मान लो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 20, या मैथ्स पढ़ रहे हो तो 20, मतलब इससे कम आपको नहीं जाना क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। बिकॉज केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान पड़ती है फिजिक्स और मैथ से, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है, न्यूमेरिकल वाला होता है तो मैं 20 बोलती, बट क्योंकि अब आगे जाके तुम्हारे ऑर्गेनिक और अभी थ्योरेटिकल चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कम से कम 25 क्वेश्चन का तो तुम्हें टाइम निकालना ही चाहिए। इतना तो निकालना पड़ेगा वरना बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। सो हर चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें 2 दिन का मैं जरूर टाइम दिया करूंगी, ताकि तुम उसमें अपने पूरा डेडिकेशन के साथ लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इज दैट क्लियर? बाकी मैं करवाऊंगी। आज इतना ही करो, स्ट्रक्चर कर लो अच्छे से, ठीक है। और KMnO4 वाली जो पहली रिएक्शन है वो ध्यान रखनी है तुम लोगों को। उसके अलावा एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कलर क्यों शो करते हैं, कौन कौन से कलर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पढ़ाई करनी है इस चीज की, ठीक है। मैं आपको सबको यही सलाह दूंगी, आप लोग 12th करो, आप लोग 12th करो। जिसका 12th अच्छा है सिर्फ वही जाए 11th पे, वरना तुम्हारा 11th भी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे? सॉरी 12th भी नहीं हो पाएगा अगर 11th करोगे तो इसीलिए 12th करो। पहले अपना स्कोर ला के दिखाओ 12th में, तब जाना 11th क्लास पे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है 11th में जाने की। पहले 12th करो अपना, ठीक है। मैं आप लोगों की गलती इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया 11th में, और 12th में थोड़ी आप लोगों की गलती है, बिकॉज आप लोग मुझे पता ही नहीं पढ़ते क्या हो। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इजी चीजें पढ़ते हो, जबकि पेपर में इजी तो सिर्फ बेटा 15% आएगा केमिस्ट्री का पेपर, 20% डिफिकल्ट आएगा, जो बचेगा वो मीडियम साइड में जाएगा। अब तुम अगर 10% से तो नहीं कर सकते हो ना क्लियर, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है जी।